नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अर्थात कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल क्यों है और कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बारे में हम आज स्टडी करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डोगमा थ्योरी के अनुसार डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। अर्थात जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वह डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफ़र होती है। तो यह जो ट्रांसफ़र हो रही है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, यह सूचना जो है, आनुवांशिक सूचना जो ट्रांसफ़र हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वह डीएनए से ट्रांसफ़र हो रही है या आरएनए से हो रही है या प्रोटीन से हो रही है। यह पता करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए साइंटिस्ट के द्वारा, जिनमें सबसे पहला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, इस पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, ये पता करने के लिए कि जो डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है, उनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। मतलब डीएनए इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या आरएनए करता है या प्रोटीन करता है। तो इसके लिए इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। किस पे किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर। अब इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो वैरायटी होती हैं। एक ऐसा स्ट्रेन होता है इसका जो कि अपने में म्यूकस की कोट बनाता है, मतलब शर्करा की एक कोटिंग बना लेता है, जिससे कि वह कैसी हो जाती है? स्मूथ हो जाती है, चिकनी सरफेस हो जाती है। वहीं क्या होता है कि आर स्ट्रेन में वो सब नहीं होता, इसलिए वो रफ कॉलोनी होती है। तो एक होती है स्मूथ साइनी कॉलोनी, जो इसे हम एस स्ट्रेन कहेंगे, और दूसरी होती है रफ कॉलोनी, जिसे हम आर स्ट्रेन कहेंगे। अब इनमें से क्या होता है, जो एस स्ट्रेन है, जो कौन सी स्ट्रेन है? एस स्ट्रेन है ये वाली। यह वायुलेंट होती है, मतलब विषैली होती है। यह अगर इसे किसी माइस में डाला जाएगा तो उससे माइस की डेथ हो जाती है। और जो आर स्ट्रेन है वो कैसा होता है? नॉन वायुलेंट होता है, मतलब कम जहरीला होता है, और इससे जो माइस है यानी चूहा है उसकी डेथ नहीं होती। तो इसीलिए इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज़ किया था पता करने के लिए कि क्या चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो रही है या इसका स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ देखिए उन्होंने सबसे पहले कौन सा लिया? एस स्ट्रेन लिया। जब उन्होंने एस स्ट्रेन लिया और इसको चूहे के अंदर डाला तो चूहे की मौत हो गई। दूसरे में उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, जो नॉन वायलेंट स्ट्रेन था, मतलब जो खतरनाक नहीं था। उसको जब माइस में डाला तो माइस को कुछ नहीं हुआ, वह जीवित रहा। फिर उन्होंने क्या किया? यही जो एस वाला स्ट्रेन है, इसको हीट किल्ड किया, मतलब गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ? उसमें कुछ जो भी चीज़ें होंगी वो सब खत्म हो गई होंगी, टूट गई होंगी। फिर इसे माइस में डाला तो उन्होंने देखा कि माइस अभी भी जीवित है। फिर उन्होंने क्या किया कि यही जो हीट किल्ड वाला जो स्ट्रेन है वो लिया, और साथ में ही ये जो लिविंग वायरुलेंट था वो वाला स्ट्रेन लिया। इन दोनों को साथ में मिला के दिया तो भी माउस की डेथ हो गई। फिर उन्होंने जब इसमें से देखा कि ये डेथ किस वजह से हुई, इनका पोस्टमार्टम किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो चीज़ यहाँ पर माइस के मरने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो टॉक्सिन सबस्टेंस उनको यहाँ से मिल रहा था इस माइस के अंदर से, वही टॉक्सिन सबस्टेंस उन्हें इसी माइस से मिल रहा है। मतलब ये माइस जो है, ये वाला माइस, ये वाला माइस जो है, इसकी जो डेथ का रीज़न था वही रीज़न इसकी डेथ का भी था। जबकि यहाँ पर उन्होंने लाइव स्ट्रेन वाला यूज़ किया, एस स्ट्रेन, और लेकिन यहाँ पर हीट किल्ड वाला उपयोग किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हीट किल्ड उपयोग कर रहे हैं तो वो जिंदा रह रहा है। तो उन्होंने देखा कि कुछ तो इसमें से ऐसा रहा होगा जो इसमें ट्रांसफ़र हो गया होगा, जिससे कि जो नॉन वायलेंट था, मतलब जो जो विषैला नहीं था, वह स्ट्रेन भी कैसा हो गया? विषैला हो गया, और उससे माइस की डेथ हो गई। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, और इससे पता चला कि डीएनए या आरएनए या प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल होगा। अब आगे क्या किया कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि डीएनए है, आरएनए या प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ जो डेथ हुई है वो टॉक्सिन सबस्टेंस मिला है, कुछ प्रोटीन मिला है। तो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था। फिर कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने क्या किया? इस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के लिए कुछ एंजाइम का उपयोग किया। जब उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला तो भी माइस की डेथ हो गई। जब उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला
तो भी माइस की डेथ हो गई। लेकिन जब उन्होंने इसमें डीएनएज एंजाइम डाला, मतलब ऐसा एंजाइम जो डीएनए को तोड़ देता है, ऐसा एंजाइम जब उसमें डाला तो उस माइस की डेथ नहीं होती है। इससे ये कन्फर्म हुआ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है इन तीनों में से। ठीक है, लेकिन अभी तक भी कुछ साइंटिस्ट सेटिस्फाई नहीं थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो एक नया और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम कहते हैं हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया, हर्सी और चेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो कल्चर प्लेट ली। कल्चर प्लेट मतलब जहां पर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सूक्ष्म जीव को ग्रो करवाते हैं या उसकी वृद्धि करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर प्लेट कहते हैं। तो एक कल्चर प्लेट में उन्होंने ऐसा बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। देखो, बैक्टीरियोफेज वायरस, तो बैक्टीरियोफेज वायरस कौन सा वायरस होता है, जिसे हम हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। यह ऐसा वायरस या विषाणु होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले जीवाणु भोजी को हमने क्या करवाया, इसमें ग्रो करवाया, इसमें और इसमें। लेकिन इसमें हमने जो रॉ मटेरियल डाला उसमें क्या था, S35 था। उसमें क्या था, S35। S35 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विकिरण निकलता है। और यह जो S35 है किसका सबस्टेंस, जब से यूटिलाइज करेगा या उपयोग करेगा तो इसकी जो कवरिंग होगी, जो कोटिंग होगी, यानी जो बाहर का जो कैप्सिड है वो किससे बना होगा, यानी जो प्रोटीन है वह किससे बना होगा, S35 से। मतलब जो उसका प्रोटीन होगा वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, सल्फर का बन जाएगा। ठीक है, S35 का बन जाएगा। लेकिन जब हम इसी को इस वाली प्लेट में ग्रो करवाएंगे जिसमें हमने क्या लिया है, P32 लिया है, तो जब इसे हम P32 में ग्रो करवाएंगे तो इसका जो डीएनए है वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट का हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि डीएनए किससे बना होता है, फॉस्फेट से। डीएनए में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है नाइट्रोजन क्षार, दूसरा होता है पेंटोज शुगर यानी शर्करा, और तीसरा होता है जिसे हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो फॉस्फेट है जो हमने लिया है P32, वो क्या बनाएगा, एक रेडियो एक्टिव सक्रिय यानी विकिरण सक्रिय डीएनए बनाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, विकिरण सक्रिय प्रोटीन बनेगा। तो इसका मतलब ये, अगर हम बैक्टीरियोफेज को देखें तो इसका जो बाहरी परत है वो किसकी बनी है, प्रोटीन की, और जो अंदर का है वो किससे बना है, डीएनए से। मतलब एक बैक्टीरियोफेज का तो जो बाहर की कवरिंग है वो कैसी हो जाएगी, विकिरण सक्रिय हो जाएगी, और एक का डीएनए विकिरण सक्रिय हो जाएगा। अब अगर हम इसको क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल किया हमने, और ये क्या, जो ये कोशिका आपको दिख रही है ये वाली, इसे हम कहते हैं ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई। यही एक बैक्टीरिया होता है। और आपको अभी भी मैंने बताया कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कौन करता है, ये जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस को यहाँ लेकर आया और यहाँ लेकर इन्फेक्शन कराया, यानी संक्रमण कराया। संक्रमण कराने के बाद कोई चीज़ के अंदर गई होगी, ऐसे ही कोई चीज़ के अंदर गई होगी, अभी हमें नहीं पता क्या गया है। तो हमने क्या किया, इसका अनावरण करवाया, मतलब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो इसका जो बाहर का मटेरियल जो उसमें अटैच नहीं हो पाया, जो उसमें नहीं जम पाया, वो बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, और एक कोशिका अकेली रह जाएगी। तो कोई चीज़ कोशिका के अंदर गई है जिसने इन्फेक्शन किया, तो फिर इसका हमने अपकेंद्रण किया। अपकेंद्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या किया जाता है, इधर देखो, जैसे कि हमने एक बाल्टी ली और उसमें हमने भर दिया पानी और उसमें कुछ डाल दिया हमने मिट्टी। तो जब हम इस पानी को बार बार ऐसे ऐसे गोल गोल हिलाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और बाकी चीज़ें ऊपर रह जाती हैं। तो ऐसे ही जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, अपकेंद्रण करते हैं, तो क्या होता है, भारी चीज़ें नीचे रह जाती हैं और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि जब हमने इसको अपकेंद्रण किया तो क्या हुआ कि कोशिका के अंदर तो हमें विकिरण दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाहर अलग से हमें विकिरण दिखाई दिया। और इसमें उन्होंने देखा कि हमें कोशिका के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, विकिरण दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन्फेक्शन करने के बाद, संक्रमण करने के बाद जो चीज़ इसके अंदर गई वही वही क्या होगी, अनुवांशिक पदार्थ होगी। चूंकि यहाँ पर डीएनए था और हमें अंदर P32 का दिख रहा है, इसका मतलब डीएनए क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पर हमें कोशिका के अंदर कोई भी विकिरण नजर नहीं आ रहा है, मतलब कोशिका के अंदर S35 नहीं गया, मतलब प्रोटीन नहीं गया। प्रोटीन कहाँ रह गया, बाहर ही रह गया। इसीलिए इसमें प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। तो हर्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से ये कन्फर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी।
इसके बाद हम देखते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। तो एक अनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या क्या होना चाहिए कि वह अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने में सक्षम हो, मतलब अपनी कॉपी बना सके, क्योंकि उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है और दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए उसकी कॉपी बननी चाहिए, 1 से 2 कॉपी या 2 से 4 कॉपी बननी चाहिए, तभी वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो पाएगा। साथ ही उसका रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। म्यूटेशन जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं वह कम होना चाहिए, धीमी गति से होना चाहिए। सामान्यतः उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यह धीमी गति से परिवर्तन के लिए गुंजाइश प्रदान करना चाहिए जो विकास के लिए आवश्यक है। मतलब इसका ये है, इसको आराम से समझो सरल से शब्दों में, कि जो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन वह कैसा होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम कम होना चाहिए, सालों में, कई सालों में, हजारों सालों में जाके एक बार कोई उत्परिवर्तन हो रहा हो। यह खुद को मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में व्यक्त करने में सक्षम हो। मतलब जो मेंडल ने कहा था कि एक जीन जो है, यानी फैक्टर से उन्होंने कहा था कि वह पेयर में होता है, जोड़े में होता है, एक इन जोड़े में से एक ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, और दूसरा कैसा होता है, रिसेसिव होता है, मतलब अप्रभावी होता है। तो इस और इनमें से कोई एक है जो अलग इधर ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे दूसरे ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करना चाहिए, किसको, उस अनुवांशिक पदार्थ को। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हो गई अनुवांशिक पदार्थ की, विशेषताएं या गुण बातें की है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।